सभी को नमस्कार और सावरकर जी को मेरा नमन। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। कई बातें तो बाकी वक्ता पहले के वक्ता बोल चुके हैं, फिर भी कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी। कल हमने सुना डॉक्टर श्रीरंग गोडबोले जी को, और उन्होंने कहा था कि हमें इस बात का पता करना चाहिए कि आज़ादी के बाद सावरकर जी को 2 बार कैद क्यों किया गया था। उसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन वो नेहरू जी का एक पीरियड था और वर्तमान में जो पीरियड है इतिहास का, उसके बीच का एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, शायद आप लोग भूल गए हों। जिस वक्त सावरकर जी अपने क्रांतिकारी काम कर रहे थे, तो उस वक्त के महान कंटेम्प्रेरीज में उनकी बड़ी इज्जत थी। ज़रूरी नहीं है कि सब उनके साथ चल रहे थे, लेकिन उनकी इज्जत बरकरार थी। 1944 में महात्मा गांधी ने कहा, सैक्रिफाइस इज द लिंक दैट बाइंड्स बोथ ऑफ अस टुगेदर। राजा जी 1937 उन्होंने कहा, सावरकर इज अ सिंबल ऑफ करेज, ब्रेवरी, fearlessness and intense patriotism, and he is the foremost leader who has labored hard to ignite the desire for freedom in the Indian people. M.N. Roy साहब जो लेफ्टिस्ट थे, वो कहते थे वो मेरा इंस्पिरेशन है, मेरा हीरो है। जब सावरकर जी की जब वो देहांत हुआ 1966 में, तो सीपीआई के एमपी थे प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी। उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि हमें इनका एक कंडोलेंस लोकसभा को देनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये ही वॉज अ बाई वर्ड फॉर पेट्रियाटिज्म एंड करेज। तो उनकी जो लोग उस ज़माने आज़ादी के दौरान, संघर्ष के दौरान गुजरे थे, उनको पता था कि सावरकर जी क्या थे। एक तरफ दबाया जा रहा था हिस्ट्री, आपको तो पता है, जब आरसी मजूमदार को नेहरू जी ने साइड कर दिया, दरकिनारे कर दिया, तो फिर सावरकर जी के लिए कोई उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। इसके बावजूद मैं बधाई देती हूँ पूरे महाराष्ट्र समाज को कि उन्होंने अपने इतने बड़े नेता की यादगार कायम रखी, स्मारक बनाए, उनकी पुस्तकें, उनकी लेखनी को याद रखा, और आज ये समारोह हम दिल्ली में कर रहे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र का श्रेय है। मैंने कल पूछा कि लता मंगेशकर जी हर साल उनको याद क्यों करती हैं, तो पता लगा कि उनके पिताजी इनके सहायक थे सावरकर जी के, तो फैमिली की इज्जत वहाँ से थी। संजय जी ने बात की कि उन्होंने मछली पसंद करते थे, उनके घर में पकता नहीं था, लता मंगेशकर जी की माँ उनके लिए बनाती थी और टिफ़िन बॉक्स उनके घर भेजती थी जब वो वहाँ रहते थे। कितना अजीब सा देश। अब आते हैं हम श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए, और उनके बारे में एक फैशन बन गया है, जो कि जैसे सावरकर जी की निंदा करनी है, उनकी भी लोग समझते हैं कि हम महान हो गए, उनको नीचा करते हैं। उनमें बहुत सी गुण थे, और मैं बताना चाहूँगी 1980 में सावरकर जी की सेंटिनरी सेलिब्रेशन जो 82-83 में होने वाले थे, उनके लिए एक शख्स पंडित बाखले ने उनको चिट्ठी लिखी कि हम ऐसा करने वाले हैं। तुरंत मिसेस गांधी जी ने बधाई दी। उन्होंने कहा ये इतना महान आदमी है। Savarkar's daring defiance of the British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. उनकी गवर्नमेंट ने 1970 में कमेमोरेटिव स्टैम्प निकाला, जो आपको नेशनल पोस्टल म्यूजियम में उसका मिल सकता है, इंटरनेट में दिख जाएगा। 11,000 रुपये उन्होंने अपने निजी दी स्मारक को, अपने श्रद्धांजलि के वास्ते। फिल्म डिवीज़न से उन्होंने कहा कि इन पे फिल्म बनाइए। 1983 में मरने के ठीक पहले उन्होंने उसको खुद क्लियर किया, जो वसंत साठे जी ने कहा कि वो सावरकर्स contribution to the freedom movement has to be viewed in totality. You can disagree with Hindutva, but you cannot ignore the fact that he was a great poet and a rationalist. तो वो
काफ़ी वक्ताओं ने बोल चुके हैं। फिर आते हैं हमारे इस वक्त के समय में, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट थे, तो पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है जो तय करती है, वो क्रॉस पार्टी लाइन्स होती है कि किसका तस्वीर या मूर्ति बना के वहाँ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में लगाई जाएगी। उसके 2 मेंबर्स थे, एक प्रणब मुखर्जी थे और एक ये CPI के थे श्री चित्तरंजन जी। उन्होंने सावरकर जी का नाम प्रस्तुत किया कि उनकी पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में लगनी चाहिए, और वो लगी भी। इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को उनके लेफ्टिस्ट मित्रों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में प्रणब मुखर्जी की बेइज्जती की। शिवराज पाटिल जो डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस से लोकसभा में, उनकी भी बेइज्जती की। तुमने एग्री कैसे किया? उन्होंने बहिष्कार किया, पार्टी के कोई नहीं गया, लेकिन अब्दुल कलाम जी गए और वो पोर्ट्रेट है। ये भी एक हमारा इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। और अगर आप आज जो हो रहा है हमारी सड़कों पे दिल्ली में, वो आप उसी चीज़ को देख सकते हैं। निगेशन ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड नेशनल कैरेक्टर्स ऑफ इंडिया, वो हमें आज दिख रहा है। एक पुलिस वाले की हत्या हो गई गोली से, एक का गला काट के बेरहमी से नाली में फेंका गया, और फिर भी आप पब्लिक डिस्कोर्स देख लीजिए कि जैसे कोई और कुछ कर रहा है। ये हमारा डिस्टॉर्शन जो है, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं मेनली सावरकर जी के बारे में छोटा सा बोलूँगी। सोशल रिफॉर्म पे कई लोग बोल चुके हैं। समझने की बात ये है कि वो इतनी छोटी सी जगह में कारावास में थे। डॉक्टर गौडबोले और अन्य लोगों ने बहुत लिखा उन पे, हमें वो पढ़ना चाहिए। 11 से 21 तक वो सेल्युलर जेल में थे, और उनके साथ क्या टॉर्चर्स हुए हैं वो सबको मालूम है। उसके बाद वो अलीपुर जेल कलकत्ता और फाइनली येरवाड़ा जेल में 14 साल और काटते हैं, और फिर इनको 3 साल और काटते हैं, और फिर रत्नागिरी में इनको बोल दिया गया है कि आप यहाँ कैद, एक तरह से आज़ाद या कैद जो भी हैं, यहाँ आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी तरह की नहीं करेंगे, और आप पॉलिटिक्स में बोलेंगे नहीं, और यहीं रहेंगे। जाना है तो कहीं तो हमारी इजाज़त लेके। 1937 तक वो इस तरह से कैद रहते हैं। 1937 में इनको अनकंडीशनली रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि वो 1935 एक्ट के तहत कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है प्रोविंशियल, वो इनको रिहा करते हैं, और फिर ये हिंदू सभा महासभा के प्रेसिडेंट बन के देश का दौरा करते हैं। लेकिन ये 24 से 37 तक 13 साल बहुत अपनी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के साथ, एक सावरकर जी की मॉरल और इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी कहीं नहीं गई। इतना टॉर्चर होने के बाद आदमी टूट के बैठ जाता है, उनमें नहीं था। नए जोश से वो समाज के लिए आगे आते हैं। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट वगैरह का बात हो चुकी है ये किताबों की। सावरकर जी ने कहा कि चतुर्वर्ण समाज ने एक ज़माने में हिंदू समाज को बहुत कुछ दिया होगा उसकी स्थायिता बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा इसको हम सनातन धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो क्या सनातन धर्म ख़त्म हो जाएगा? नहीं। तो उन्होंने कहा ये हमारा एक एवोल्यूशन का कदम है कि हम आगे बढ़ें। और इन्होंने कहा था पानी की समस्या हमारे देश में आज भी है। ये पानी, वाटर वेल्स, पब्लिक वेल्स सब फ्री होने चाहिए, टेम्पल्स के लिए फ्री होना चाहिए एंट्री। और इन्होंने कहा जो भी लड़ेगा अपने हक के लिए, ये एक्स अनटचेबल्स का शब्द इस्तेमाल करते थे, उनके लिए मैं लड़ूंगा। डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने सपोर्ट किया महाद में और एक और जगह, हमें मालूम है। ये इनकी भावनाएं थी शुरू से। 1920 में जब ये अंडमान में थे तब ही उन्होंने कहा, जस्ट एज आई फील दैट आई शुड रेबल अगेंस्ट फॉरेन रूल इवन
over Hindustan, I feel I should rebel against caste discrimination and untouchability. ये इनके consistent thoughts हैं. 1927 में भी कहा कि ये बिल्कुल इनह्यूमन कस्टम है, इसको बिल्कुल ध्वस्त करना है, और ये इनके पब्लिश्ड वर्क्स में है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी. जब इनकी पूरी रिहाई हुई 37 में, तो ये एक्स अनटचेबल्स के घर जाने लगे. जहाँ भी दौरा करते थे देश में, ये इनके घर जाते थे. गणेश उत्सव जो तिलक जी ने शुरू किया, उन्होंने इसका विस्तार देश में किया और कहते थे कि मैं तब बोलूँगा जब मैं देखूँगा कि सारी जातियों को आपने आने दिया. इंटरडाइनिंग पे इनका इतना जोर था. अच्छा, रत्नागिरी को हम बैकवर्ड कहते हैं. जो बैकवर्ड इलाका होता है उसमें सोशल स्टैग्नेशन, घुटन बहुत ज़्यादा होती है. उस समय उन्होंने अपने सुवर्ण कास्ट में इतनी जागरूकता फैलाई कि वो इन मुहिमों में आगे आए, सो कॉल्ड अनटचेबल्स को आगे लाए, इंटरडाइनिंग हुई. डॉक्टर ये सावरकर जी बहुत अच्छे घर के थे. उनकी फैमिली को पूरा फाइनेंशियली तबाह कर दिया था अंग्रेज़ों ने. वो एसेट्स इनके छीन छीन के. तो ये आप सोचिए, जब पतित पावन मंदिर बना था तो उसके पैसे कहाँ से आए? इंटरडाइनिंग अरेंज हो रहा है, ये कैसे? ये समाज से ही लोग आगे आए और इसको आगे किया. इन्होंने गायत्री मांग लड़की को घर में रखा. ये पिछड़ी जातियों के बच्चों को गायत्री मंत्र, स्लेट और चौक बांटना, स्कूल में बच्चों को लाने के लिए पेरेंट्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, ये अपने आप सोचिए कितने बड़े काम हैं उन्होंने उस वक्त किए. मंदिर में उन्होंने कहा ट्रस्टीज आएंगे सारे समाज से. पुजारी को ब्राह्मण होने की ज़रूरत नहीं है, उसको सारा काम आना चाहिए. जो हम आज कह रहे हैं, कुछ लोग सिखा भी रहे हैं, पंडितों दूसरे कास्ट को भी सिखा रहे हैं कि आप सारा करिए पद्धति. अभी साउथ में एक मंदिर में एक पुजारी जी इन्होंने शुरू किया है कि एक दलित बच्चे को अपने कंधों पे बिठा के और मंदिर में प्रवेश करवाएंगे. ये काम कितने जटिल थे कि आज भी ये समस्या है हमारे पास, लेकिन वो शुरुआत वहाँ से हुई थी. उन्होंने कहा राजा हो या रंक, सबके हक बराबर होने चाहिए. पतित पावन मंदिर का उद्घाटन फरवरी 1931 में हुआ था और राजभोग, पुणे के राजभोग थे एक्स अनटचेबल लीडर, उन्होंने शंकराचार्य डॉक्टर कुर्ताकोटी उनकी पद पूजा की और सारा सम्मान जैसे आपको बताया गया है वो किया. ये ही एक बहुत बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी है. जब हम देखते हैं कि आज भी समाज में जो हमारे बच्चे जाते हैं शादी में, लड़का हम SUV गाड़ी को हायर करके और सजा के और जाते हैं, लड़की वाले के घर पे उतर के हम घोड़ी पे बैठते हैं. समझ गए? अच्छा, आज जो जिन जातियों को ये अलाउड नहीं था, वो सोचते हैं कि हम भी घोड़ी पे बैठें, उस पर आज भी अत्याचार हो रहा है. पुलिस की सहायता चाहिए कि वो हो. ये बिल्कुल गज़ब है. मैं सोचती हूँ ये हमारे लिए बिल्कुल चैलेंज है. हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में एज अ सेवा ये घोड़ी हमें ही प्रोवाइड कर देनी चाहिए. उस पर आतंक तो कभी नहीं हो सकता. किसी की शादी में आप बीड़ा डालें इस तरह से, हमें खुद शर्म आनी चाहिए. ये हमारे लिए इस वक्त का बड़ा चैलेंज. रत्नागिरी पे जोग साहब ने बहुत अच्छा आपको बताया. थोड़ा सा मैं बताऊंगी और फिर मैं ख़त्म करूंगी. सावरकर जी ने अग्री तो किया कि चलिए मैं रेवोल्यूशनरी कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा, लेकिन उनके सेक्रेटरी थे, हाँ मैं ख़त्म कर रही हूँ, बालाराव सावरकर जी, और एक जर्नलिस्ट थे नवजीवन, नव शिक्षण पर मैगज़ीन था, आत्माराव गणपति जी. उन्होंने अपनी बायोग्राफीज़ में लिखा है कि ये रेवोल्यूशनरीज़ को इंस्पायर करते थे और
इंटेलिजेंस तक गैदर करते थे ताकि इनके और इनके लोगों की एक्टिविटीज़ नेगेटिव रिपोर्टिंग ब्रिटिश को नहीं जाए। ये बहुत काम था। एक आदमी है नारायण सदाशिव बापत, ये पोएट है, उनका पोएट्रिक नाम है उल्हास। इन्होंने खास लिखा है अपनी एक किताब में 1979 में छपी स्मृति पुष्पे कि पतित पावन मंदिर को हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए इस्तेमाल करते थे। वहाँ हम रानी की झांसी का सेलिब्रेट एनिवर्सरी करते थे। सावरकर आता नहीं था ताकि वो, लेकिन हम इस तरह से यूथ को इंस्पायर करके आगे ले जाते थे। सावरकर जी के पास विदेश का, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह सारा लिटरेचर था, जो यूथ उनको पसंद आता था। एज अ रिवॉर्ड उनको ये किताबें बांटते थे ताकि वो स्पिरिट याद रहे। सब इनसे मिलने आते थे, यहाँ तक कि जो डंडी माशे महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रही गए थे वो भी रत्नागिरी आते थे, इनसे मिलते थे। पंजाब के कई लोग आते थे। अभिनव भारत के जो लंदन में इनके साथी थे VVS अय्यर, वो भी आके इनको यहाँ मिले थे। और ये अपनी लेखनी में श्रद्धानंद नाम का एक पत्रिका थी, उसमें ये हर कुछ लिखते थे। जो रेवोल्यूशनरी मरता था, यहाँ तक कि सानियार ब्रदर्स की जब माँ मरी उसके लिए एक उन्होंने श्रद्धांजलि लिखी। लिखते लिखते ये इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने जब लाला लाजपत राय मरे तो इन्होंने लिखा था कि हमें कुछ करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। लोग मानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी और चंद्रशेखर आज़ाद ने इंस्पेक्टर सॉन्डर्स का कत्ल उसके बाद किया था, और वो उनसे मिलने आए भी थे, राजगुरु और भगत सिंह सावरकर जी से रत्नागिरी में। 1927 के लोकसत्ता में एक वामन चौहान हैं, उन्होंने ये लिखा है। जब जतेंद्रनाथ दास भागा, जतिन जब ने सुसाइड किया जेल में, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इस तरह से जान गंवाने का कोई मतलब नहीं है। जब शिवाजी को कैद किया था औरंगज़ेब ने, तो उन्होंने खाना बंद नहीं किया था, उन्होंने लात मार के आगे अपनी ज़िंदगी चलाई, उनको चुनौती दी। तो हमें हर कदम इस तरह से करना है कि हमारा संघर्ष चलता रहे आगे। फाइनली अंग्रेज उनसे तंग आ गए और उन्होंने श्रद्धानंद को बंद करवाया। अब मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि समय का सीमा हो गई है। थैंक यू।